हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ अरोड़ा आईएएस क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश एक स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, जो कि बात करता है कि नासा ने एक मून बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है और इंडिया को इनवाइट किया गया है। तो हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो। तो इसरो को इनवाइट किया गया है कि वो भी मून बेस्ड प्रोग्राम में ज्वाइन करे। तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट इसके कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारे मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि इस आर्टिकल में जो हमारे राइटर हैं उन्होंने बोला क्या है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल बोलता क्या है? ये बोल रहा है कि नासा ने इंडिया को इनवाइट किया है, हमारी जो स्पेस एजेंसी है कौन, इसरो, कि वो पार्टिसिपेट करें मून बेस्ड प्रोग्राम में। तो ये मून बेस्ड प्रोग्राम किस मिशन के अंडर आता है? तो ये आता है आर्टेमिस मिशन के अंडर। तो ऑथर ने इस आर्टिकल में एनालाइज कौन सी चीजें की हैं? तो उन्होंने देखा है कि इंडिया को इससे क्या गेन होगा, इसके रिलेटेड इंडिया के चैलेंजेस कौन से हैं और इसकी स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस क्या होंगी। मतलब यहाँ हमारी कोई ऑटोनॉमी इंपैक्ट तो नहीं हो रही, दूसरा इसका इसरो पे इंपैक्ट क्या होगा, और हमारे जो रिलेशन है यूएसए के साथ, चाइना के साथ एंड रशिया के साथ, उसका इंपैक्ट भी डिस्कस किया गया है। इसके बाद लास्ट में जो राइटर ने जो फ्यूचर है लूनर के मिशंस का, उसके बारे में बात की है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये आर्टेमिस प्रोग्राम होता क्या है। आर्टेमिस की बात करें तो ये नासा का एक प्रोग्राम था जिसमें बात करी गई है कि हम ह्यूमन को मून से वापस लेके आएंगे, मतलब मून तक तो जाएंगे बट सेफली उनको वापस भी लेके आएंगे। तो ये उस बारे में बात करता है। इसके अलावा हम जो ह्यूमन की परमानेंट प्रेजेंस होगी मून पे, उस बारे में है ये मिशन। तो मून बेस्ड का मतलब ये है कि हम ह्यूमन की जो परमानेंट प्रेजेंस ऑन मून है वो इंश्योर करेंगे। तीसरी चीज है कि यहाँ पे मून को स्टेपिंग स्टोन माना जाता है किस मिशन के लिए? मार्स मिशन के लिए। तो मतलब अगर मार्स मिशन को सक्सेसफुल बनाना है तो आप मून को यूज कर सकते हो। वहां पे जो भी रिसर्च वर्क होगा वो मार्स मिशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर्टेमिस इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि आर्टेमिस क्या है? आर्टेमिस है क्या? ये ट्विन सिस्टर है। कौन? किसकी? अपोलो की। अपोलो कौन है? ग्रीक गॉड है, जिनको ग्रीक मिथोलॉजी में माना जाता है एंड इनको भी मून के साथ रिलेट किया जाता है। इसी वजह से इस मिशन को नाम दिया गया है आर्टेमिस मिशन। तो नेक्स्ट की बात करें तो मून बेस का मतलब क्या होगा? मून बेस क्या होता है? एक परमानेंट सेटलमेंट है मून पे। वहां पे एस्ट्रोनॉट्स कर क्या सकते हैं? वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, जितने भी उनके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो रह के कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी माइंड रिसोर्सेज होंगे मून पे उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन की प्रिपरेशन कर सकते हैं मार्स मिशन के लिए। तो मून बेस का मतलब क्या होगा? जहां पे हम देखेंगे कि ऐसी जैसे हमारे अंटार्कटिका रीजन में हमने एक रिसर्च स्टेशन बनाया है, वैसे ही हम मून पे एक रिसर्च स्टेशन बनाएंगे। वहां पे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे जो कि हमारे फ्यूचर मार्स मिशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो हमने मून का साउथ पोल ही क्यों चुना? तो साउथ पोल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें क्या मिलती है? वाटर आइस मिलती है, जहां पे परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स हैं। ये क्रेटर्स अच्छे सोर्स हो सकते हैं फ्यूल रिसोर्सेज के लिए, और यहाँ पे काफी मिनरल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो साइंटिफिक अपॉर्चुनिटीज देगा अगर हम साउथ पोल चूज करेंगे फॉर अवर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट प्लेस। तो वाटर आइस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें सबको पता है कि अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है उसको हम स्प्लिट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से, तो वहां हमें एक फ्यूल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल, और उसको यूज किया जा सकता है एज अ रॉकेट फ्यूल। तो हमें अर्थ से एक्सट्रैक्ट करने की बजाय मून से डायरेक्ट फ्यूल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जो हमारे मून मिशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, हमारे मार्स मिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस जो प्रोग्राम है मून बेस्ड प्रोग्राम, तो ये 3 फेजेस में लॉन्च किया गया है। फेजेस 1 में क्या है? ये लॉन्च अभी हुआ और कब तक चलेगा? 2029 में। तो हर चीज को सडनली लॉन्च नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो फेज 1 में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि कौन से रोबोट्स बनाने हैं, मून इन्वायरमेंट कैसा है और उसके लिए हमें कैसे रिसोर्सेज चाहिए, उसके बिहाफ पे हम टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे। तो इसके बेसिस पे जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी वो होगी कि हम रोबोट्स बनाएंगे, रोवर्स देखेंगे, जैसे हमने चंद्रयान मिशन में जितने भी रोवर्स वो लॉन्च किए हैं, और ऐसे ही हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जो हमारे मून मिशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस फेज के रिलेटेड इंडिया के पास एक्सपर्टीज है, बिकॉज हम ऑलरेडी 3 मिशन लॉन्च कर चुके हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। ये तीनों इसी फेज से रिलेटेड है क्योंकि हमने वहां रोवर भी लॉन्च किया और हमारे पास कुछ ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो हमने मून पे वर्क करवाए हैं। अगर फेज 2 की बात करें तो फेज 2 2029 से स्टार्ट होगा एंड 2032 तक चलेगा। इसको फिर एक्सटेंड किया जाएगा। इसके लिए जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो मून पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहने के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया
किया जाएगा, जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन होगा और जितने भी लॉजिस्टिक चाहिए हमें मून बेस्ड प्रोग्राम के लिए, वो सारे सेकेंड फेज में बनाए जाएंगे। तो लास्ट फेज जो कि थर्ड फेज होगा, जो 2032 से स्टार्ट होगा, एंड इसका मेजर काम क्या होगा कि जो हम परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं कि ह्यूमन की परमानेंट सेटलमेंट हो जाए मून पे, उस पे फोकस किया जाएगा। तो परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस को इंश्योर करेगा, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा हैबिटेट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, तो ये जो ह्यूमन लाइफ है मून तक वो एक्सटेंड करने में हेल्प करेगा। तो ये 3 फेजेस थे जो कि 2020 अभी से शुरू होकर 2029 तक फर्स्ट फेज, 2029 से 2032 तक सेकेंड फेज एंड 2032 से थर्ड फेज शुरू होगा, जो कि हमारा लास्ट फेज होगा इस मिशन का, जिसपे हम ह्यूमन बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट इज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नासा ने इसरो को इनवाइट ही क्यों किया। हमें सबको पता है कि यूएस एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो वहां नासा भी अच्छे से काम कर रही है, तो फिर नासा को क्या ही जरूरत पड़ गई कि वो अदर कंट्रीज की सपोर्ट इंश्योर कर रही है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी हम स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, तो सबसे बड़ा इशू होता है कॉस्ट का। तो कॉस्ट को इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर कॉस्ट शेयरिंग हो पाए, इसीलिए नासा ने इसरो को इनवाइट किया गया है, सो दैट कि दे कैन शेयर देयर कॉस्ट। उस सबसे बड़ा रीजन है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ शिफ्ट ऑफ पावर हो रहा है, मतलब पॉलिटिकल पावर हर बार चेंज हो जाती है, तो हर की आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से कभी बजट कंस्ट्रेंट्स होती हैं और कभी बजट इजीली सप्लाई किया जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि पॉलिटिकल पावर इसको मतलब इन्फ्लुएंस ना कर पाए और ये बजट ऐसे कंस्ट्रेंट ना हो, इस वजह से ये शेयरिंग का मतलब शेयरिंग की प्रोविजन की गई है, सो दैट कि अगर यूएसए नहीं प्रोवाइड कर पा रहा तो जो अदर कंट्रीज इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होंगी वो कॉस्ट शेयरिंग कर लेंगी। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें जिसके पास जितनी जितनी एक्सपर्टीज होगी वो एक्सपर्टीज कर लेगा, जिससे टेक्नोलॉजी भी शेयर हो सकती है। इससे इंडिया को भी फायदा होगा, क्योंकि जो मून में टेक्नोलॉजी यूज होगी हम उनको फ्यूचर मिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इससे हमारा जो रिस्क है वो भी शेयर हो जाएगा, मतलब अगर ये मिशन सक्सेसफुल नहीं भी होता तो सारा बर्डन नासा पे नहीं आएगा, तो ये कॉस्ट भी तो शेयर कर ही रहे हैं, तो रिस्क भी शेयर हो जाएगा। तो इसी वजह से नासा ने इसरो को इनवाइट किया है। सिर्फ इसरो को नहीं, जापान जैसी कंट्रीज भी इस प्रोग्राम का पार्ट हैं। तो सबसे पहले बात कि ये आर्टेमिस अकॉर्ड होता क्या है, इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च किसने किया था? नासा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने। इसका नेचर क्या था? यहाँ पे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो इसके की प्रिंसिपल्स क्या है? यहाँ पे पीसफुल यूज ऑफ स्पेस होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, जितने भी हमारे रजिस्ट्रेशन होगी स्पेस ऑब्जेक्ट्स की वो इंश्योर की जाएगी कि कोई भी अगर सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है उसके रिलेटेड जो भी डेब्रीज होंगी वो सारी उसी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये इंश्योर करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिया गया है। इसके अलावा जितना भी हमारा साइंटिफिक डाटा होगा कि कौन क्या लॉन्च कर रहा है, किसकी क्या टेक्नोलॉजी है, वो भी सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी। जितनी भी इमरजेंसी असिस्टेंस होगी, मतलब कुछ सैटेलाइट वर्क नहीं कर रहा, कोई आपका जैसे हमारा जीसैट है अभी वो लॉन्च नहीं हो पाया था, तो इसी वजह से इस सारी जो भी डिफिकल्टी है उसको दूर करने के लिए इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। जितने भी हमारे हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन होगी, सो दैट कि कम से कम पोल्यूशन हो और रिसाइकल कर पाए हम हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एंड लास्ट वन, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द सिस्टम होगा, सो दैट कि जितने भी सिस्टम्स हैं वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ यूज कर पाए। तो इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड को 2023 में ज्वाइन किया था। इंडिया 27th कंट्री बना था जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है। अभी की प्रेजेंस की बात करें तो 2026 में अप्रोक्सीमेट 70 कंट्रीज हैं जो इस अकॉर्ड का पार्ट बनी है। ये वैसा ही है कुछ जैसे हमने आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में सुना है कि स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी है, उसी के बिहाफ पे आर्टेमिस अकॉर्ड को लॉन्च किया गया है। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि इंडिया पार्टिसिपेशन अगर करेगा तो ये इसरो में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। सबसे पहले हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जितनी भी लूनर हैबिटेट को लेके टेक्नोलॉजी होगी, डीप स्पेस कम्युनिकेशन को लेके टेक्नोलॉजी होगी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को लेके टेक्नोलॉजी होगी, सब इसरो को बेनिफिट करेगी इसके फ्यूचर मिशन के लिए। तो जितनी भी हमारी डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, हमारे पास प्रॉपर सिस्टम होंगे, तो हम प्रॉपरली अपने मिशन को लॉन्च कर पाएंगे, वो भी फास्टर तरीके से। हमारा कॉस्ट सेविंग भी होगा, क्योंकि सब कुछ शेयर हो रहा है तो कॉस्ट भी शेयर होगी। हम जो टेक्नोलॉजीज पे खुद R&D करेंगे वो हमें डायरेक्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो इस वजह से हमारी कॉस्ट भी सेविंग होगी। साइंटिफिक बेनिफिट्स भी होंगे, क्योंकि हमें बहुत सारा ऐसा डेटा मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लूनर डेटा, जो हमारे फ्यूचर मिशन, जैसे हम गगनयान की बात करते हैं, हम अपने स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, वो सब हेल्पफुल होगा। लास्ट वन इज कि इसके इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स भी होंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन होगी, जो कि इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स इंश्योर करेगी।
नेक्स्ट इज कि इंडिया अर्लियर ऐसे प्रोग्राम्स को क्यों नहीं ज्वाइन करता था, क्योंकि इंडिया को लग रहा था कि मेरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंपैक्ट होती है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब कि ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सिंगल कंट्री लीड कर रही है। जैसे ये माना जाता है कि जो आर्टेमिस अकॉर्ड है वो यूएस लेड होगा, इसीलिए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मिशन अपने हिसाब से लॉन्च करने के लिए इंडिया हमेशा अवॉइड करता है ऐसे मिशन को ज्वाइन करने के लिए। अगर कंसर्न्स की बात करें तो यूएस डोमिनेंस होगा, रिसोर्सेज कंट्रोल सारा यूएस के पास होगा। इससे जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। लास्ट वन इज जियोपॉलिटिकल कंपटीशन भी राइज हो जाएगा, क्योंकि चाइना, रशिया, यूएसए ये सब चाहते हैं कि हम इन मिशंस में पार्टिसिपेट करें, तो यहाँ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं। चाइना रशिया फैक्टर की बात करें तो नासा ने ना तो चाइना को इनवाइट किया है ना ही रशिया को इनवाइट किया है, जिस वजह से एक और ब्लॉक बनेगा मून मिशंस के लिए, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, जो कि किसने डेवलप किया है, चाइना एंड रशिया ने। तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास मून बेस्ड प्रोग्राम के लिए दो ऐसे ब्लॉक्स बन जाएंगे। एक तो हम बोल रहे हैं आर्टेमिस ब्लॉक, जिसमें यूएसए है, इंडिया है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज एंड साउथ कोरिया है। एक बनेगा ऐसा चाइना वाला ब्लॉक जिसमें सिर्फ चाइना और रशिया होंगे, तो हमारा जो स्पेस सेक्टर है वो भी डिवाइड हो जाएगा एंड जो हमारी आर्म्ड रेस है वो और प्रोपेल हो जाएगी। लास्ट कि हमारे पास बेनिफिट्स क्या होंगे, तो देखो स्पेस डिप्लोमेसी होगी। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से जो ट्रेड की वजह से इश्यूज आ रहे हैं इंडिया यूएस के रिलेशंस में, वो तो इम्पैक्ट हो ही रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है इंडिया यूएस रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। यहाँ हमारी लीडरशिप भी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि इंडिया का स्टेटस एज अ मेजर स्पेस पावर यहाँ पे इंप्रूव होगा जब हम ऐसे मिशन में, जो कि इंटरनेशनल लेवल के मिशन है, अगर उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरी चीज सॉफ्ट पावर होगी। तो जब आप डिफरेंट कंट्री से बात करोगे, डिफरेंट कंट्री के साथ कोलैबोरेट करोगे, तो एक सॉफ्ट पावर है जिससे हमारी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। ग्लोबल गवर्नेंस भी इंप्रूव होगी, क्योंकि इंडिया एज अ ग्लोबल पावर निकल के आएगा। और जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होंगे, जैसे आजकल स्पेस अवेयरनेस को लेके हमें कम पता है, तो इससे जो इंडिया की स्पेस अवेयरनेस है वो डीपन होगी। कुछ चैलेंजेस भी होंगे, जैसे फाइनेंशियल बर्डन। अगर स्पेस प्रोग्राम है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसके लिए फाइनेंसेस बहुत चाहिए। दूसरी चीज टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस ऑन यूएस बहुत इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी आर&डी पे कम फोकस कर रहे हैं, बट अगर हम यूएस पे डिपेंड करेंगे तो हम टोटली उसी पे डिपेंडेंट रह जाएंगे। तीसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि चाइना हमारा नेबर है, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। रशिया पे हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, स्पेशली डिफेंस को लेके, वो भी एक इशू है। एंड यूएस चाइना रिवेलरी तो हमें सबको पता है, यूएस चाइना रिवेलरी भी ऐसे मिशन को इम्पैक्ट करेगी। लास्ट की बात करें तो रेगुलेटरी इश्यूज आए गए कि कौन स्पेस को रेगुलेट कर सकता है, किसके पास पावर्स हैं। जैसे यूएस है, यूएस करेगा, चाइना चाह रहा है कि वो करे, रशिया चाह रहा है कि वो करे, ऐसे ही इंडिया एक इमर्जिंग पावर निकल के आ रहा है। लास्ट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हमारे लिए फाइनेंशियल बर्डन सबसे बड़ा इशू है। एज अभी तक इसरो ने इसका जवाब नहीं दिया कि वो इस प्रोग्राम का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस राइटर का भी यही कहना है कि इसरो इस को जरूर ज्वाइन करेगा। जैसे हमने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है, वैसे ही हम मून बेस्ड प्रोग्राम को भी ज्वाइन करेंगे। ये इसरो की डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है और इंडिया यूएस रिलेशंस को भी अच्छे से इंप्रूव कर सकता है। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।